हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक वाक्य का इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं, उनकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। अब आज की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हो, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द मतलब नॉट का प्रयोग किया जा रहा हो, उसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं गया था। तो जिसमें नहीं शब्द आ जाए वो सभी नकारात्मक वाक्य होते हैं। और पूरे जो 12 टाइम्स होते हैं, सभी 12 टाइम्स का नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने का केवल एकमात्र सूत्र है, वो आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जस्ट इसके बाद में हम नोट लगाते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी लिखी है और हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ भी लिखी है, ठीक। अब देखिए कई बार क्या होता है, किसी किसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक से अधिक वर्ड होते हैं, 2 या 3 वर्ड होते हैं। जैसे हैव बीन, ठीक है। हैव बीन कितने वर्ड हो गए इसमें? 2 वर्ड हो गए, ठीक है। अच्छा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन, ठीक है। शैल हैव बीन कितने वर्ड हो गए इसके अंदर? 3 वर्ड, ठीक है। और ऐसे ही हैव बीन के जैसे अलावा जैसे विल बी, शैल बी, इन कितने कितने वर्ड हो गए? 2 वर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, जो पहला फर्स्ट जो वर्ड है, पहला जो शब्द है मतलब मुख्य हेल्पिंग वर्ब, वो तो आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। और फिर नोट लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब का शेष बचा हुआ भाग, ये बचा हुआ भाग, जैसे यहाँ पे बीन बचा हुआ है तो बीन आएगा नोट के बाद में। ऐसे ही विल बी, ठीक है। तो विल तो आएगा नोट से पहले, लेकिन बी आएगा नॉट के बाद। ऐसे शैल बी, इसमें शैल तो आएगा नॉट से पहले, लेकिन बी आएगा नॉट के बाद में। इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या आएगा? नॉट। ऐसे इन दोनों के बीच में क्या आएगा? नॉट। अपन बोलेंगे विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 3 वर्ड हो, यहाँ पे 3 वर्ड है, तो नोट कहाँ आएगा? यहाँ पे फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद, ठीक है। यहां नोट लगाएंगे अपन। और फिर शेष बचा हुआ भाग, चाहे शेष बचे हुए भाग में 2 वर्ड हो, 2 शब्द हो या 1 शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ही शब्द है बी, बीन, ठीक। और यहाँ पे हैव बीन आएगा बाद में, तो विल तो आएगा नोट से पहले और हैव बीन ये आएगा नोट के बाद में, जस्ट बाद में। सुना है कुछ? तो इसीलिए मैं लिखा हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो, ठीक है। क्योंकि सब में तो हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसे तो है नहीं कि सब में 2 वर्ड आएंगे सब हेल्पिंग वर्ब में। जैसे डू है सिंगल वर्ड है, डज भी सिंगल वर्ड है, डिड भी सिंगल होता है, ठीक है। हेज, हैव ये भी सिंगल होते हैं, ठीक? तो कई टाइम्स में तो एक वर्ड मतलब सिंगल वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन कई में 2 या 3 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। समझते हो? समझ में आ गया होगा। देखिए आगे अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं अभी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, नहाना, धोना, आपने क्या क्रिया की, आपने क्या काम किया, ठीक है। तो आपके द्वारा किया गया काम। वर्क
जिसमें आप बोलते हो कोई भी क्रिया, तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फिर अदर, अदर में वाक्य का शेष बचा हुआ भाग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस का बचा हुआ जो भाग है वो आ जाता है अदर के अंदर, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल समझते हैं इसको। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं, मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं। मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं, ठीक है। अब किसी भी वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान रखना पड़ता। फर्स्ट, कौन सी बात? उसकी पहचान, कि वो वाक्य कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे ता है, ती है, ते है। अगर इत्यादि मतलब शब्द हो लास्ट में, अंत में, तो वो था प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। ये तो हो गई पहचान, फर्स्ट। सेकंड बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सेकंड बात कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज, डू और डज। तो डू आएगा या फिर डज आएगा, ठीक है, ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा? मुख्य क्रिया के मैंने आपको 4 रूप बताए थे, फर्स्ट फ्रॉम, सेकंड फ्रॉम, थर्ड फ्रॉम और फोर्थ फ्रॉम। फोर्थ जो फ्रॉम होती है उसमें फर्स्ट फ्रॉम में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, कुकिंग, ठीक है, कमिंग। तो आईएनजी ऐड करने पर रूप बन जाता। तो इसमें फर्स्ट फ्रॉम आपके काम में आएगी, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम काम में आएगी। हो गई पहचान, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब करने वाला। करने वाला कौन है? मैं। तो मैं की मीनिंग क्या होती है? आई, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वही टेंस के अंदर। तो यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो डू और एक डज। समझ में आ गई? डू और डज। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो साधारण वाक्य होते हैं, जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे, और इनके साथ में केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पास 2 है, डू और डज, ठीक है। तो जो एक वचन करता होता, कौन सा करता? एक वचन, सब्जेक्ट हो मतलब सिंगुलर पर्सन हो, एक वचन करता हो, तब तो हम लगाते हैं डज। क्या लगाते हैं? डज। और अगर बहुवचन करता हो, कौन सा करता? बहुवचन, मतलब सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो हम लगाते हैं डू। कोई दिक्कत समझ रहा है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब तो हम लगाते हैं डू, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम लगाते हैं डज। क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बताया था कि कर्ता एक वचन होती है तो हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो यही मान के चल लीजिए कि कर्ता एक वचन है तो हम डज लगाएंगे, जिसमें ईएस ऐड लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू। अब यहाँ पर मैं माने आई, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि प्रेजेंट टेंस में हम आई को बहुवचन कर्ता मान के चलते हैं, इसको प्लूरल मतलब सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं इसको? आई को प्लूरल बहुवचन कर्ता मान के चलते हैं। इसीलिए आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू, ठीक है। क्या आगे सर? ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आपके लगाएंगे नॉट, नॉट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो, अब यहाँ पे तो जो हेल्पिंग वर्ब है केवल सिंगल वर्ब में है, एक एक वर्ब में ही है, डू है या फिर
डज है, दोनों में एक सिंगल वर्ड है, तो शेष बचा हुआ भाग यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसमें काम क्या होगा, लौटना, लौट के आना, लौटना मतलब। ठीक है, तो लौटने की मीनिंग क्या होती है भाई, रिटर्न। तो लिखेंगे रिटर्न, क्या हो गई, रिटर्न। ठीक है, अब ये तो हो गया इसमें मेन वर्ब। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या बच गया भाई, घर। क्या बच गया, घर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब घर की मीनिंग क्या होगी भाई, होम, तो होम। अब क्या बच गया इसमें, जल्दी, एक शब्द बच गया इसमें जल्दी, इसको हम डाल देंगे अदर में, अंत में, लास्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, आई डू नॉट रिटर्न होम अर्ली, मतलब मैं जल्दी घर नहीं लौटता हूं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और देखिए, अब हम देखते हैं, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। भाई इसको शौक नहीं है तो नहीं खाता, इसमें क्या है, लेकिन हमको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की मीनिंग क्या होती है, ही। ठीक है, वैसे ये टेंस की पहचान करेंगे आप, तो ता है, ती है, ते हैं। अगर इत्यादि शब्द हो तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू डज। क्या लगाएंगे, डू या फिर डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप सब्जेक्ट पे देखिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है। तो वह मतलब एक वचन है, इसलिए इस तरह के लगाएंगे अपन डज। क्या लगाएंगे, डज। तो ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। ठीक है, ये आपकी सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपने नॉट लगा दिया। ठीक है, अब काम क्या कर रहा है, मेन वर्ब, शेष हिस्सा तो है नहीं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड में है, तो शेष भाग तो है नहीं हेल्पिंग वर्ब का, तो हम क्या जाएंगे, किस पे जाएंगे, मेन वर्ब पर, मुख्य क्रिया पर। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, खाना। खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट, फर्स्ट फ्रॉम, ईट। हो गया। अब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आम। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आम, इसकी मीनिंग आप सब जानते हो, मैंगोज। मैंगोज, ठीक है, ही डज नॉट ईट मैंगोज, वह आम नहीं खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, एक और देखिए, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। अब हम दूसरे टेंस पे आते हैं, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, इस पे आते हैं, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, अब यहां पे पहले इसकी पहचान करेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेंगे, ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो इसकी पहचान। दूसरी बात, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इसमें आती है इज, एम, आर। कौन कौन सी आती है, इज, एम या फिर आर। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें
तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, इज, एम और आर, ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो कौन सा रूप बन जाता है क्रिया का, चौथा रूप बन जाता है, फोर्थ फॉर्म बन जाती है अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपने पहचान कर ली इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट, तो भाई यहाँ सब्जेक्ट क्या है, डॉग, कुत्ता, ठीक, लेंगे द डॉग, ये कुत्ता इसलिए इसके आगे हम जो द लगाएंगे, द डॉग। अब हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है, कई कुत्तों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे एक कुत्ता है, एक ही कुत्ते की बात हो रही है, एक ही डॉग है, तब तो हम एक वचन कर्ता मांगे चलेंगे। अगर यहाँ पे डॉग्स लिखा हुआ, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुवचन हो जाएगा द डॉग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कुत्ता लिखा हुआ, तो इसके अंदर द डॉग लिखा मैंने, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। और अगर बहुवचन करता हो तो आ, और एम किसका है, मेरा, मैं मतलब आई, मैं हूं, आई है तो एम है, मैं अगर है तो इसके लास्ट में हूं आए, मैं हूं यानी आई एम, ठीक है। तो ये इसके साथ आता है आई के साथ, एम केवल आई के साथ आता है, इज आता है एक वचन कर्ता के साथ, और आर आता है बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है। तो डॉग इज अभी हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ, नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं शब्द आएगा, इसलिए नॉट आएगा, नॉट, द डॉग इज नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यहाँ पर करनी, तो सीधे मैन वर्ब पे आ जाएगा। तो मैन वर्ब क्या भाई, यहाँ पर आपके मैन वर्ब आपके भौंकना, मतलब भौंकना खुद की आदत होती है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है, बार्क, BARK, बार्क, बार्क मतलब भौंकना। लेकिन इसका चौथा रूप जब हम बनाएंगे इसमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बार्किंग, ठीक, लेंगे बार आईएनजी और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है क्या, नहीं, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कुत्ता सब्जेक्ट हो गया, नहीं की जगह नोट लगा दिया, भौंकना, ठीक है, भौंकना क्या हो गया, बार्किंग, और ये इसकी पहचान है, समझ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे और, समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। सीमा 1 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी, सीमा 1 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी, पका रही होगी, ठीक है। यह आपका सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि ये जो आपको वाक्य दिया हुआ है वो कौन से टेंस के घर से निकल के आया, मतलब कौन से टेंस से इसका रिलेशन है, मतलब किस टेंस से रिश्ता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सा टेंस है भाई, ये कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहेगी, कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि यहाँ पे साथ में समय भी दिया हुआ है, ये क्या है, समय, और ये इसकी लास्ट में पहचान है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर रहा हो
गा, रही होगी, रहे होंगे, रहा, रही, रहे शब्द के साथ में अगर समय भी आ जाए, ठीक है, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे गा, गे, गी भी है, इसलिए हम बोलेंगे ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर परफेक्टली, परफेक्ट रूप से काम की कंटिन्यूटी बनी हुई है एक समय से, ठीक है। आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी कब से है वो समय आपको दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट। इसमें भाई सब्जेक्ट क्या हो गया? सीमा। लेंगे सीमा, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, ठीक है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें 3 वर्ड आते हैं, विल, हैव, बीन, और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है उसमें शैल, हैव और बीन। समझ गए? अब इसमें मैंने आपको जब पहली कहानी सुनाई थी मैंने टेंस की, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आई और वी के साथ, आई अगर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? कर्ता, ठीक, आई हो या फिर वी हो तब तो आता है शेष, ठीक, और बाकी शेष जो आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ आता है विल। मैंने ये बताया था आपको, जो नोट में लिखवाया था मैंने आपको कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा कोई लड़की है तो यहाँ पर आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? विल। क्या लगाएंगे? विल। लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके 3 पार्ट है, विल, हैव, बीन, और मैंने लिखा मुख्य हेल्पिंग वर्ब पहले, यहाँ की जगह विल, सिर्फ विल, ठीक है। यहाँ पे केवल विल आएगा, हैव और बीन दोनों बाद में आएंगे, नोट के बाद में, ठीक है। तो ये मुख्य हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पहला वर्ड विल। अब प्लस नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट, सीमा विल नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो यहाँ पे तो भैया है, ठीक है, यहाँ तो है। कौन सा शेष बचा हुआ हिस्सा बचा? हैव बीन। क्या बच गया? हैव बीन। चलिए देंगे हैव बीन, हैव बीन, ये शेष बचा हुआ आपके भाग आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम आते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब भाई इसमें मुख्य क्रिया क्या, मतलब काम क्या किया जा रहा, इसमें काम क्या हो रहा, ठीक है। तो यहाँ काम हो रहा पकाने का, ठीक, पकाना, भोजन पकाने का काम हो रहा। तो पकाने की मीनिंग क्या होती है भाई? कुक। और कुक का कौन सा रूप यहाँ लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब चौथा रूप, ठीक है। चौथा रूप हम यहाँ पे काम में लेंगे तो कुक मतलब पकाना, लेकिन इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो जाएगा कुकिंग, तो जाएगा कुकिंग, ठीक है। सीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग। अब क्या आएगा? मैन वर्ब आ गई। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया भाई? भोजन। क्या बच गया? भोजन, ठीक है। तब क्या जाएगा? भोजन को क्या बोलते हैं? फूड, यहाँ जगह फूड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब और क्या बच गया इसके अंदर भाई? इसमें बच गया समय। क्या बच गया? समय। और बचा हुआ जो अदर में आएगा, अन्य में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 घंटे से, अभी ये भी बचा हुआ, सीमा आ गई, भोजन आ गया, ठीक है, नहीं के लिए नोट आ गया, पकाने की मीनिंग कुकिंग आ गई, और यहाँ बच गया 1 घंटे से समय दिया हुआ है। इसी समय की वजह से हमने विल हैव बीन को काम में लिया, ठीक है, वरना ये केवल कंटिन्यूअस टेंस से जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर
समय नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे समय दिया हुआ है तभी तो हमने इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे 1 घंटे से, अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, यहाँ पर समय दिया हुआ 1 घंटे से, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 1 घंटा कौन सा। तो मैंने आपको ये कहा था अगर आपका कोई काम कब से शुरू हो रहा हो, ये नहीं दिया हुआ हो, केवल समय की अवधि दे रखी हो, टाइम का पीरियड दिया हुआ हो सिर्फ आपको, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं ना। बताया था मैंने आपको सिंस और फॉर का प्रयोग कब कब करते हैं, चाहे देख लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन आवर, एन मतलब ए, ठीक है, फॉर एन आवर, ठीक है। यहाँ पे इसको आवर बोलते हैं, मतलब घंटे को, और उसकी ध्वनि के अनुसार यहाँ पे ए मानी भी एक होता, एन मानी भी एक होता। लेकिन अगर कोई आपके वॉवेल की आवाज आ रही हो, हम एन का प्रयोग करते हैं एक के लिए, और अगर किसी कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एन लगाया है। बाकी इन दोनों का अर्थ होता है एक के अर्थ में इनको काम में लेते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे से, ठीक है, भोजन नहीं पका रही होगी, तो सीमा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, ठीक है। तो इसमें तो समझ में गया होगा आपको शायद, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। नेगेटिव बनाना में रखो, नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कौन सा टेंस है, ठीक है। देखिए रहा था, रहे थे, रही थी, इसका मतलब ये हुआ किसका वाक्य? ये पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का। कोई दिक्कत है? लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ सोमवार से, कि कोई काम कब से हो रहा था या कब से नहीं हो रहा था, ठीक। इसलिए हम इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर यहाँ पे समय दिया हुआ नहीं होता, ठीक है, अगर ये समय दिया हुआ नहीं होता हम क्या बोलते? केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है इसलिए हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको कहानी बताई थी पहले क्लास, सेकंड क्लास के अंदर, तो आप चाहे देख लेना अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर सोमवार से, ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्टली आपको समय ज्ञात है कि कोई काम कब से हो रहा है, तो कंटिन्यूअस में फिर परफेक्ट जुड़ जाता है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो आप लोग की पहचान। दूसरी बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से काम मिलेंगे भाई? तो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें आता है हैड बीन। क्या आता? हैड बीन। ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन, ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें क्रिया का कौन सा रूप काम में लेंगे? तो भाई कंटिन्यूअस टेंस है, वैसे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी काम में लेते हैं। तो इसमें चौथा रूप हो गया फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी। ये चौथा रूप हम काम में लेंगे फर्स्ट फ्रॉम में आईएनजी ऐड करके। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट पर। इसमें सब्जेक्ट क्या भाई? टीचर, ठीक है। तो लिखेंगे द टीचर द टीचर, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब में केवल एक ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, ठीक। लेकिन इस हैड बीन के अंदर क्या समझना, दो वर्ड है,
हैड और बीन, हैड भी और बीन भी है। और मैंने आपसे बताया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम मुख्य हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना फर्स्ट वर्ड उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे हैड बीन, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा हैड, हैड। अब मुख्य हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, तो नॉट, द टीचर हैड नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो यहाँ पे भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा है, अभी बचा हुआ जो भाग है पार्ट है वो है बीन, ठीक, ये लगाएंगे हम बीन, समझ गया। द टीचर हैड नॉट बीन, ठीक है। अब मैन वर्ब मुख्य क्रिया, भाई इसमें मुख्य क्रिया क्या, काम क्या होगा, पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना। पढ़ाने की मतलब क्या होती है भाई, टीच, क्या होती है, टीच। लेकिन टीच का हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आएंगे आ जाएगा, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग हो गया मैन वर्ब। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अदर में क्या आएगा, टाइम, सोमवार से, यहाँ पे दिन का नाम दिया हुआ है कि कब से कोई काम आपका चल रहा है या चल रहा था, आपको दिन का नाम दिया हुआ। तो मैंने आपको ये बताया था अगर आपको ये ज्ञात हो कि कोई काम कब से चल रहा है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आएगा सिंस मंडे, ठीक है, कोई दिक्कत है। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ठीक है। अगर इसमें से हम नॉट को हटा दें, केवल नॉट को अगर हम हटा दें तो यही सकारात्मक वाक्य बन जाएगा, और अगर नॉट को लगा दें तो यही नकारात्मक वाक्य बन जाएगा, ठीक है। केवल नॉट का अंतर है यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में। नॉट को हटा दीजिए, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नॉट को लगा दीजिए, मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग है, फर्स्ट वर्ड है, उसके तुरंत बाद अगर हम नॉट को लगा दें तो वही नकारात्मक बन जाता है। समझ आ गया, ठीक है। अब एक और एक एकदम लास्ट, समझ में आ गया था आपको शायद, अब देखिए आगे। हाँ भाई, अब देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, गीता भोजन नहीं पका रही होगी, ठीक है, गीता भोजन नहीं पका रही होगी, पका रही होगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है। तब देखेंगे रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये शब्द इसमें आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से में आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये तो होगी इसकी पहचान, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी और शैल बी, विल बी या फिर शैल बी, विल बी और शैल बी, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपके आएगी, ठीक है। तीसरी बात, इसके अंदर क्रिया का कौन सा रूप आएगा, सीधी सी बात है, अगर किसी भी वाक्य में रहा, रही, रहे शब्द आ जाए, रहा, रही और रहे शब्द आ जाए तो हमेशा फर्स्ट फ्रॉम प्लस आएंगे आता है। कौन सा आता है, फर्स्ट फ्रॉम प्लस आएंगे, होगी तीनों बातें, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गीता लेंगे, गीता। अब हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक वर्ड है तो केवल फर्स्ट वर्ड, मुख्य हेल्पिंग वर्ब मतलब पहला भाग हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे देखिए विल बी, इसमें भी दो वर्ड है, शैल बी, यहाँ भी दो वर्ड है।
अब मैंने आपको बताया था आई और वी किसके साथ, आई और वी के साथ आता है शैल, और बाकी शेष जो भी करता है, जो भी सब्जेक्ट है, सबके साथ क्या आता है, विल बी, मतलब विल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल बी में जो पहला वर्ड है वो है विल, फर्स्ट वर्ड है विल, यह जाएगा विल। अब नॉट, ये नकारात्मक है, नहीं शब्द आ गया यहाँ पर, तो नॉट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, तो इसमें विल के साथ बी भी आएगा हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है विल बी, इसमें दो भाग है, विल और बी। तो विल तो आ गया नोट से पहले और बी आएगा नोट के बाद, ये हो गया। कोई दिक्कत है, हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैन वर्ब, तो मैन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पकाने का, तो पकाने की मीनिंग क्या होती है, कुक। लेकिन इसमें फोर्थ फ्रॉम, चौथी फॉर्म हम काम में लेंगे, इसकी जगह कुकिंग, फर्स्ट फ्रॉम में आईएनजी ऐड करेंगे तो जाएगा कुकिंग, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ गया इसमें, भोजन, तो मतलब फूड। ठीक, गीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आ गया? तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको शायद नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।